हेलो सर, ये जूम मीटिंग में ऐसा कुछ होता है क्या कि सिर्फ अपना स्क्रीन ही शेयर हो? स्क्रीन शेयर नहीं, अपन ही दिखे बस वीडियो में। हाँ नहीं नहीं, अपन को दिख रहा है सिर्फ सिर्फ हमेशा अपन ही दिखे। नहीं वीडियो नहीं, जैसे मैं सपोज बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ तो वो बोर्ड का ही सिर्फ दिखे। हाँ हाँ हाँ, आपका जो फोटो है उस पे क्लिक करोगे तो वहां पे पिन रहता है, तो पिन पे क्लिक करोगे तो आपका ही दिखेगा, बाकी नहीं। सिर्फ मैं देखूंगा? नहीं तो उसमें अच्छा मोर में जाओगे, उसको क्या करना पड़ेगा? पिन आएगा कुछ पिन नाम से स्टार्ट है। नहीं नहीं, जूम में नहीं आ रहा। आएगा सर, आपको देख लो राइट पर। नहीं, राइट साइड में जो पार्टिसिपेंट्स है वहां पे लिखा रहता है ना, मेरा नाम सबसे ऊपर में है। हाँ आपका नाम सबसे ऊपर में है, उस पर डबल क्लिक करने से भी आएगा, फिर भी दिखेगा। वहां म्यूट मोर लिखा है, डबल क्लिक करने से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एक बार आते कैसे नहीं? हाँ आपका स्टार्ट हो गया मीटिंग? हाँ जस्ट स्टार्ट हुआ है, बस 2 मिनट। आप स्टार्ट कर लो, मैं आ रहा हूँ। हाँ गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वॉइस इज ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही क्या क्लियर? एनीबडी? यस सर, आ रही है। यस सर। क्लियर आ रही ना? ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है पूरा अच्छे से? हम थोड़ा सा लास्ट क्लास को ही रिव्यू करके चलते हैं कि इन लास्ट क्लास व्हाट वी स्टडीड, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो आपको थोड़ा सा सिंक्रोनस जनरेटर का आइडिया हो गया है कि सिंक्रोनस मशीन में क्या हो रहा है कि वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यानी वो इट इज जनरेटिंग अ 3-phase पावर, और इट इज जनरेटिंग अ 3-phase इलेक्ट्रिकल पावर, राइट? It is generating a 3-phase electrical power. Or what are the applications of synchronous generator? For generating a 3-phase power in power station. Even कॉलेज में भी अगर कोई जनरेटर है, कॉलेज में भी जनरेटर है तो वो 3-phase जनरेटर। मुझे बस यही है कि ये हमेशा मैं ही दिखूंगा ना, कोई और नहीं दिखेगा, ऐसा हो सकता है इसमें इन वीडियो, यानी मैं ही दिखूंगा, ठीक है? एंड सेकंड थिंग, शेयर होगा ना? शेयर करने से शेयर होगा। हाँ शेयर होगा, शेयर भी होगा। ठीक ठीक है। एक्चुअली मैंने वो एक बनाया ना सर, वो वहां से भी मैं कर सकता हूँ, राइट? तो लास्ट क्लास इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि हमने सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ा है। सिंक्रोनस जनरेटर 3-phase पावर जनरेट करता है, ऑल ओवर इंडिया वही यूज हो रहा है। सिंक्रोनस जनरेटर इज यूज्ड ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये बहुत बड़ी मशीन होती है, इसकी बीइंग एन इंजीनियर यू हैव टू डू लॉट ऑफ एनालिसिस। हमें बस एक बड़ा मशीन दिख रहा है ऐसा नहीं है, हमें मशीन के एक एक फंक्शंस, एक एक कैसे पावर जनरेट हो रहा, कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है,
उसकी फेजर डायग्राम क्या है, उसमें करंट वोल्टेजेस कैसे पास हो रहे हैं, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। तो उसमें हमने एक लास्ट क्लास में एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी। क्या देखी थी? आई विल शेयर द स्क्रीन। कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और यू कैन से जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज पी एन एस बाय 120 और एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी। एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी। इस इक्वेशन के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए कि हाउ दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हाउ दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड। ये इक्वेशन को हम डिराइव कैसे करते हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, हाउ दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड। एंड सेकेंड थिंग, ये इक्वेशन डिराइव कैसे हुआ है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसमें आप अब चेक कर रहे होगे, वन थिंग यू आर सीइंग कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक साइकिल टू पोल मशीन है। इफ इट इज ए टू पोल मशीन, वन नॉर्थ पोल एंड इधर दिख रहा है टू पोल मशीन में, टू पोल मशीन, दिस इज टू पोल मशीन, वन नॉर्थ पोल एंड वन साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल है, टू पोल मशीन में उसके नीचे देखो एक साइकिल जनरेट कर रहा है। इफ इट इज ए टू पोल, इट इज जनरेटिंग अ वन साइकिल। इफ इट इज ए टू पोल मशीन, इट इज जनरेटिंग अ वन साइकिल। एंड सेकंड, इफ इट इज अ, यहाँ पे पोल्स देखो कितना है, 4 मशीन, 8 पोल मशीन में 4 साइकिल जनरेट, राइट। तो ये थोड़ा सा आप गेस करो कि इफ इट इज ए टू पोल मशीन, इट इज जनरेटिंग अ वन साइकिल। इफ इट इज ए 8 पोल मशीन, इट इज जनरेटिंग अ 4 साइकिल्स। मैथमेटिकल देखो 4 साइकिल बन रहे हैं। सॉरी, हाँ 8 पोल मशीन है तो आपके 4 साइकिल बन रहे, 2 3 4 साइकिल बन रहे। तो कहने का मतलब है, कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि इफ इट इज अ टू पोल मशीन, इट इज जनरेटिंग अ, if it is a two pole machine, it is generating a one cycle. If it is a 4 pole 8 pole machine, it is generating a 4 cycle. तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला हमारा? फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि इफ इट इज अ p pole machine, if it is a p pole machine, if it is a p pole machine, it will generate a p/2 साइकिल्स। ठीक है, अगर ये पीपोल मशीन है, इफ इट इज अ पीपोल मशीन, तो इट विल जनरेट अ p/2 साइकिल्स। ठीक है, इफ इट इज अ पीपोल मशीन, उल्टा दिख रहा है क्या अब? इफ इट इज अ पीपोल मशीन, उल्टा दिख रहा है क्या? हेलो, बोर्ड में सही दिख रहा है? हेलो, हाँ सर। बोर्ड में जैसे मैंने p/2 लिखा है, तो वो p/2 क्लियर दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? p/2 ही दिख रहा है? हाँ। अच्छा, नहीं मुझे स्क्रीन में उल्टा दिख रहा है। आप लोगों को सही दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। तो कहने का मतलब है, इफ इट इज ए p-pole मशीन, इट विल जनरेट अ p/2 साइकिल्स। p/2 साइकिल्स p-pole machine. If it is a p-pole machines, it will generate some p/2 cycles in one rotation. Rotation भी important है। एक रोटेशन घूमने में, एक रोटेशन अगर आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है स्टेटर, ये एक रोटेशन अगर घूमता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर एक रोटेशन, वन रोटेशन करता है, तो ये क्या जनरेट करता है? p/2 साइकिल्स जनरेट। p/2 साइकिल्स मींस फ्रीक्वेंसी p/2 साइकिल्स जनरेट कर। और एक साइकिल का हमारे पास टाइम पीरियड कितना है? रोटेशन पर सेकंड अगर लेंगे तो ये ns इज rpm, और इन rps करोगे तो क्या हो जाएगा? ns/60 rps, रोटेशन पर सेकंड। अगर मैं रोटेशन पर सेकंड लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा? ns/60। तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन
जो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो ये जनरेट होती है, ये कितनी जनरेट होती है, F इज इक्वल टू P/2। वन रोटेशन के लिए कितना हो रहा है, वन रोटेशन के लिए कितना हो रहा है, वन रोटेशन के लिए P/2 साइकिल जनरेट हो रहा है इनटू ns/60। इसीलिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपका डिराइव होता है Tns/T। और लास्ट क्लास में मैंने हमेशा बोला था स्पीड इन आरपीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120f/p। दिस इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट। तो अगर स्पीड इज इन आरपीएम तो ns इज इक्वल टू 120f/p होगा एंड फ्रीक्वेंसी इज Tns/120। तो हमेशा आपको ये स्पीड सेट करनी पड़ेगी, देन यू विल गेट अ 50 हर्ट्ज। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपको अगर हमेशा 50 हर्ट्ज चाहिए, इफ यू नीड a frequency of 50 hertz, you have to set this RPM। अगर 2 पोल मशीन है तो आपको एग्जैक्टली 3000 RPM में चलाना पड़ेगा। इफ अगर आपको जैसे अमेरिका में 2 पोल मशीन, अगर सेम मशीन को अगर आप अमेरिका में चला रहे हो, यूएस में चला रहे हो, यूके में चला रहे हो, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। इफ यू आर रनिंग सेम मशीन इन अमेरिका और यूएस, तो वहां पे अगर आप उसको 3000 RPM में चलाओगे जनरेटर को प्राइम मूवर से, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देगा। लेकिन वहां फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन 60 हर्ट्ज है, वहां पे आपको 3600 में चलाना। अनलेस 3600 में चलाओगे तो आपको 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अदरवाइज यू विल गेट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। राइट, ये कांसेप्ट क्लियर हो गया ना, सबने लिख लिया ना, हाउ दिस इक्वेशन कम्स। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये ns is equal to 120f/p। ये same equation is used in induction motor also, or you can say ns is the speed, synchronous speed। ns is synchronous speed and also speed of magnetic field। क्योंकि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल जो घूम रहे हैं, ये भी ns स्पीड से घूम रहे हैं और रोटर भी ns स्पीड से। ठीक है, हम एसी मशीन में 2 मशीन पढ़ेंगे, इसके बाद इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे, इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, तो उसमें भी स्पीड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पीड से ही घूमेगा। यहाँ पे आपका रोटर भी ns स्पीड से घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ns स्पीड से घूम रहा है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक आपका कवर करना था कि ईएमएफ इंड्यूस कैसे हुआ, आपको लास्ट क्लास में समझ गया। दिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। ये वाइंडिंग्स है, ये आपके वाइंडिंग्स में कंडक्टर को काटेगा, कंडक्टर को काटेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो d∅dt आएगा, d∅dt आएगा तो फैराडेस लॉ आएगा, एंड फैराडेस लॉ आएगा तो हो जाएगा आपका वोल्टेज VR, VY एंड VB आपके स्क्रीन में आ। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप इसको देख सकते हो कि जो EMF इंड्यूस होगा आपको जनरेटेड वोल्टेज EMF इंड्यूस होगा, ये इस प्रकार होगा। राइट, EMF इंड्यूस विल बी, स्क्रीन दिख रही है ना, 3 फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो EMF इंड्यूस इज VR, VY एंड VB, 3 वोल्टेजेस, वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, 3 फेज सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है। हमारे घर में जो सिस्टम है पूरा, आपके कहीं भी आप ट्रांसमिशन लाइन देखोगे, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी देखोगे, ट्रांसफार्मर देखोगे, हर जगह 3 फेज सिस्टम है। 3 फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो हमारे रेसिडेंशियल पर्पस में एक फेस और एक न्यूट्रल आता है, बट सिस्टम में 3 फेस हमेशा रहते हैं। कॉलेज में भी 3 फेस है, कहीं किसी के घर में दूसरा फेस जाता है, किसी के घर में तीसरा फेस जाता है। जो EMF इंड्यूस होगा वोल्टेज, इंड्यूस वोल्टेज विल बी लाइक दिस। जो इंड्यूस वोल्टेज जो आपको दिखेगा ये ऐसा ही रहेगा, 3 वाइंडिंग रहेगी, फेस 1, फेस 2, फेस 3, और साइनोसोडियल वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, राइट। नाउ कम टू कि ये EMF इंड्यूस हुआ उसका वैल्यू क्या होगी। जैसे हमने EMF इक्वेशन ऑफ क्या डिराइव किया था, ट्रांसफार्मर डिराइव किया था, सेम EMF इक्वेशन ऑफ हमने DC मोटर डिराइव किया था, DC जनरेटर डिराइव किया था। वैसे ही नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द EMF इक्वेशन ऑफ, किसका EMF इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, हम विल डिराइव द EMF इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। So topic is EMF equation।
EMF इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, EMF इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो सबसे पहला टॉप पॉइंट जो रहेगा EMF इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, तो क्या करेंगे हम, ये जो कंडक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, वो देखेंगे। तो लेट फर्स्ट आई विल डिफाइन Z, write down in notebook Z. What is Z? Z is a number of conductors. Z be the number of conductors or coil sides in series. पूरे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो है, एक ही कंडक्टर्स एक सीरीज में लगे हुए हैं, उसको हम बोल सकते हैं, you can say Z is a total number of conductors. Total number of conductors. ठीक है, Z is टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। जैसे ये एक कॉइल बनी ना, तो ये 1 + 2 कंडक्टर्स, 1 कॉइल मींस 2 कंडक्टर्स। तो Z इज टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स 2 है, Z इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया आपका क्लियर। सेकेंड, T इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। हम इधर n नहीं ले रहे क्योंकि n को स्पीड मान रहे, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे, t डिफाइन कर रहे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स है, ठीक है। तो t और z में क्या रिलेशन बनेगा, t = z, कितना z होगा, और z = क्या होगा, अगर t 10 है, t = 10 है, तो z कितना होगा, t 10 है तो z कितना होगा, अरे सबने म्यूट करके रखेगा। इफ t इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये वाइंडिंग है आपकी, ये वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स t है, z कितना होगा, z डबल होगा। आर यू गेटिंग दिस, z विल बी डबल। व्हाई इट इज डबल, क्योंकि 10 कंडक्टर है, 10 टर्न्स है, तो z 20 होगा, क्योंकि कंडक्टर्स है ना, 1 टर्न इज इक्वल टू 2, 1 टर्न इज इक्वल टू 2 कंडक्टर्स होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू 2t। ठीक है, z इज इक्वल टू 2t। क्लियर है ये। नेक्स्ट लिखो p विद द नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स is number of poles 5। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हम मैक्सिमम फ्लक्स लेते हैं, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर में हम 5 कांस्टेंट फ्लक्स होता है। तो 5 इज फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल। सब लोग नोटबुक रखो अपने साथ और लिखते रहो। ठीक है, 5 इज फ्लक्स पर पोल। ठीक है, 5 फ्लक्स पर पोल। ठीक है, NS स्पीड ऑफ रोटर इन आरपीएम, स्पीड ऑफ रोटर इन आरपीएम। ठीक है, एंड नेक्स्ट F फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। ठीक है, F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। अब ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, हाउ मच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और आपको वोल्टेज जो मिल रहा है ई हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है, वो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो सेम मेथड जो हमने ट्रांसफार्मर में फॉलो किया था, जो डीसी जनरेटर में फॉलो किया था, वैसे ही ईएमएफ इंड्यूस जो होगा, ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू वैसे ही डिराइव करेंगे एज पर फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, d∅dt। ये आपका स्टेटर है और ये आपका रोटर है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर ये एक रोटेशन घूमता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अगर एक रोटेशन घूमता है,
अगर इफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर रोटेटिंग मेकिंग ए वन रोटेशन, अगर एक रोटेशन घूमता है तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा वो निकालते हैं। ठीक है, एक रोटेशन, एक चक्कर काटेंगे तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, ये कितना फ्लक्स को काटेगा और वन रोटेशन। तो लिखो वन रोटेशन और वन रिवॉल्यूशन। देखो इन वन रिवॉल्यूशन, राइट डाउन, इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ अ रोटर, इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ रोटर, in one revolution of rotor, in one revolution of the rotor, the flux cut by the or you can say in one revolution of rotor, each stator conductor is cut by the flux. फ्लक्स जो मिलेगा वो कितना काटेगा, ये फ्लक्स 5 फ्लक्स पर पोल है, तो आपके पास पोल्स कितने p है, d5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p5, d5 इज इक्वल टू p5, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स p है और फ्लक्स कितना काटेगा, फ्लक्स पर पोल कितना है 5 है, तो d5 इज इक्वल टू p5। नेक्स्ट आता है टाइम, dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना सेकंड हो जाएगा, ns rpm, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर सेकंड कितना हो जाएगा, ns by 60 रोटेशन पर सेकंड। तो वन रोटेशन में टाइम कितना लगेगा, 60 by ns सेकंड। ये क्लियर रखो कि एक रोटेशन करने के लिए टाइम कितना लगेगा वो निकाल रहा हूं मैं, dt निकाल रहा हूं। तो n आरपीएम है तो n by 60 आरपीएस हो गया, n by 60 रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में ns by 60 चल रहा है, तो एक रोटेशन में कितना चलेगा, एक रोटेशन में टाइम कितना लगेगा, 60 by ns। एक रोटेशन में टाइम कितना लगेगा, 60 by ns। For one rotation, time taken is equal to 60 by ns। क्लियर रहना चाहिए, अगर किसी को कोई कंफ्यूज है तो पूछ सकता है कभी भी, राइट। इफ एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन जस्ट स्विच ऑन योर म्यूट को आप रिमूव करो और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक रोटेशन को कितना टाइम लगेगा, 60 by ns, क्योंकि एक सेकेंड में कितना हो रहा है, ns by 60 रोटेशन हो रहे हैं, तो एक रोटेशन को टाइम कितना लगेगा, 60 by ns। therefore dt is equal to 60 by ns। therefore emf induced in one conductor, average emf induced in one conductor, average emf in one conductor कितना हो जाएगा, एक कंडक्टर क्या क्या हो जाएगा, d5 by, वन कंडक्टर का क्या हो जाएगा, d5 by dt। तो d5 by dt मीन्स d5 by 60 by ns इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 by ns। p5 ns by 60। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। एंड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी इज, फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी हमने क्या डिराइव किया, f इज इक्वल टू क्या किया था, f की वैल्यू लिखी थी ना हमने, ns इज इक्वल टू 120 f by p, f इज इक्वल टू क्या हो रहा है, p ns by 120। ठीक है, तो अगर f की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें तो EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हटेगा यहां से 60 में से, PNS by 60, PNS by 60 की जगह f रख रहे हैं, PNS by 120 की जगह f रख रहे, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा आपके पास 25f। जब PNS by 120 रखूंगा मैं तो 60 आ जाएगा, ये आपका हो गया 25f। ठीक है, तो दिस इज द EMF induced, EMF induced, और एवरेज EMF induced in one conductor is
2 phi f. Average EMF induced in one conductor. Average EMF induced in one conductor is 2 phi f. Average EMF induced in one conductor लिख सकते हो. Average EMF induced in one conductor is 2 phi f. 2 phi f इतना EMF induce हो गया. इसके बाद क्या करोगे आप? इतना EMF induce हो गया. Average EMF induced in one conductor is 2 phi f. Since there are Z conductors, तो Z average EMF induced in Z conductors क्या हो जाएगा? Average EMF क्या हो जाएगा? In Z conductors हो जाएगा 2 phi f. Average EMF in Z conductors. Average EMF induced in Z conductors क्या हो जाएगा? 2 phi f Z. ठीक है? This is the average EMF induced in Z conductors. अब कंडक्टर्स के जगह में T ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू 2T हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 phi f इंटू 2T और इज इक्वल टू राइट 4 phi f E. Average EMF induced in Z conductors or average EMF induced in N turns or sorry T turns is 4 phi f T. ठीक है? एक लास्ट स्टेप है इसकी RMS वैल्यू. RMS value. RMS value of induced EMF. RMS value of induced EMF. RMS value of induced EMF. EMF. RMS value निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज वैल्यू को मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा? फॉर्म फैक्टर से. बिकॉज हमने एक इक्वेशन पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? RMS अपॉन एवरेज. RMS अपॉन एवरेज. तो RMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू फॉर्म. RMS वैल्यूज ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्म फैक्टर. फॉर्म फैक्टर इंटू एवरेज. एवरेज में तो फॉर्म फैक्टर फॉर AC सप्लाई कितना होता है? 1.11. फॉर AC सप्लाई फॉर्म फैक्टर इज 1.11 इंटू एवरेज EMF. एवरेज EMF को अपन लिख लेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटू 4 phi f. दिस इज फाइनली 4.44 f phi. This is the derivation for EMF induced EMF equation, और this is the EMF equation of synchronous generator. More or less जो इक्वेशन हमने ट्रांसफार्मर का डिराइव किया था वही इक्वेशन आया है फाइनली घूम के. बस निकालने का थोड़ा सा तरीका अलग था. आप देखोगे ट्रांसफार्मर का ही इक्वेशन आया. E इज इक्वल टू 4.44 f phi. वहां phi m था और यहाँ पे सिर्फ phi. E इज इक्वल टू 4.44 f phi. तो ये दिस इज द EMF equation of synchronous generator. Of course, this is average EMF equation induced EMF per phase. एक फेज में इंड्यूस हो रहा है. सिंक्रोनस जनरेटर 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर होता है, तो एक फेज में जो EMF इंड्यूस हुआ वो इतना. बाकी फेजेस में भी सेम ही जनरेट होगा. आपको मालूम है तीनों फेज के वोल्टेज कभी अलग नहीं होते हैं. 3 फेज सिस्टम, in a 3-phase system all the voltages are same, currents are same. हमारा बैलेंस सिस्टम होता है. हार्डली 1% 2% थोड़ा सा चेंज होता है तो होता है. ठीक है. देयर इज नो चेंज इन वोल्टेजेस इन R फेज, Y फेज एंड B फेज. सब साइनोसोडियल होते हैं. ठीक है. आई होप सो. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन दिस? How to derive the EMF equation of 3-phase synchronous generator? EMF induced जो हुआ है इसमें और कुछ 2 फैक्टर होंगे. एक पिच फैक्टर होगा और एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा. वो आएगा डिपेंडिंग अपॉन दी वाइंडिंग. वाइंडिंग अगर आप चेंज करते हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हेन यू चेंज दी वाइंडिंग डिजाइन, थोड़ा सा चेंज होता है वैल्यू. इसमें एक पिच फैक्टर का एडिशन होगा और एक
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का एडिशन होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से समझ लो, इसके बेस हमें न्यूमेरिकल्स भी करना है, तो ये इक्वेशन आपको हमेशा यूज होगा। आगे आगे क्लास में जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कोई भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ये लगेगा, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर न्यूमेरिकल आल्सो। आपको आप पास हो जाओगे, डिग्री मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कोई भी गेट एग्जाम या एमएससीबी की एग्जाम या आईएएस की एग्जाम, फाइनली आपको डिराइव करना न्यूमेरिकल कैसे आया, मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे आई, वो आना ही चाहिए। दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड एनीवेयर, तो आपको इसलिए थोड़ा सा थॉरोली होना। किसी को एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस दे कैन आस्क। Is it clear to everybody? EMF equation of synchronous generator. So what are the applications of synchronous generator? Large power stations और 3-phase generator आपका कहीं भी यूज होगा तो there you have to use this only, synchronous generator. ठीक है? Anybody having any doubt, any queries? थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा, मुझे कुछ लग नहीं रहा है आप लोगों को समझ रहा है या कुछ। कीप सम इंटरेक्टिव। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस? राइट, तो ये आपको इक्वेशन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, उसका भी थोड़ा सा डेरिवेशन आता है तो उसको भी मुझे बोर्ड में ही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लोली विल टेक रेगुलरली क्लासेस, हम रेगुलर रिदम में चलेंगे, रोज आप 1 घंटा या हाफ एन आवर स्पेंड करो। सब लोग नोटबुक रखो अपनी, ऐसा नहीं मोबाइल में ही देख रहे हो, थोड़ा कीप सम कॉन्सेंट्रेशन, डू क्लासेस विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। ओनली 29 पार्टिसिपेंट्स, बाकी लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है कि नेट नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। ये विजिबल है क्या पूरा क्लियरली? इट्स विजिबल ना? आप लोगों की साउंड नहीं आ रही है, मेरे तरफ से म्यूट हो गया क्या? हेलो, किसी की भी वॉइस नहीं आ रही है? विजिबल है सर, क्लियरली। क्लियरली है ना? ओके गुड। मनाली दीर्घा सी, कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ चिन्मय बोलो। आई एम बिट कंफ्यूज अबाउट द लास्ट पार्ट यू कवर्ड। लास्ट पार्ट में कुछ नहीं है, हमने आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए उसको फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा मशीन नहीं पढ़ा है। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू होता है। तो इसके वजह से वो आपको फॉर्म फैक्टर इज आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो हमने एक रोटेशन किया था कंडक्टर को, एक कंडक्टर को पकड़ा था, एक रोटेशन किया था और उसका ईएमएफ डिराइव किया था फैराडेस लॉ से, d∅dt से। तो जब हम डिराइव करते हैं d∅dt, वो एवरेज वैल्यू देता है। d∅dt जो डिराइव करते हैं वो एवरेज वैल्यू देता है, उसको हम फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्म फैक्टर फॉर साइनसोइडल वेवफॉर्म इज 1.11, तो आपको 4.44 हो, ठीक है, राइट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। फॉर्म फैक्टर, व्हाट इज फॉर्म फैक्टर एंड व्हाट इज एवरेज वैल्यू, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, इसमें कंफ्यूजन है। आप फर्स्ट ईयर की बुक उठाओ या कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह देखो, व्हाट इज, हाउ विल फाइंड आरएमएस वैल्यू,
क्योंकि जो हमारे घर में आता है आरएमएस वैल्यू है, 230 वोल्ट करंट जो सब मेजर करते हैं आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू अलग होती है, पीक वैल्यू अलग होती है, मैक्सिमम वैल्यू अलग होती है। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला अलग है, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला अलग है, एंड पीक वैल्यू अलग है। ठीक है, तो वो थ्री डिफरेंट थिंग्स है, उसको आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा। आरएमएस इज डिफरेंट, एवरेज इज डिफरेंट, एंड पीक वैल्यू इज राइट। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी, इसमें दो फैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं, एक होता है पिच फैक्टर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जो हमें एक्चुअली ईएमएफ इंड्यूस्ड मिला है वो भी उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। वैल्यू ऑफ केपी एंड केडी इज लेस देन 1, तो हम उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि पिच फैक्टर व्हाट इज शॉर्ट पिच कॉइल एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉइल। उसकी वजह से जो ईएमएफ आपको मिलेगा जनरेटर के बाहर वो थोड़ा सा चेंज होके मिलेगा, यानी एग्जैक्टली 4.44 F5T नहीं मिलेगा, इसमें और मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा, पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। व्हाट इज द पिच फैक्टर एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा विल स्टडी। आप लोग भी पढ़ के आओ, और इसका एक आध न्यूमेरिकल आई होप सो सबके पास बीएल थेरेजा की बुक है। बीएल थेरेजा में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 37, उसमें आप अल्टरनेटर का चैप्टर है, तो उससे आप थोड़ा सा पढ़ते रहो, ठीक है। एंड मेक सम नोट्स, थोड़ा सा नोट्स बनाओ, अनलेस एंड अनटिल यू मेक नोट्स आपको इंजीनियरिंग में कमांड नहीं आएगा। मे बी आपका पूरा सेमिस्टर ऑनलाइन ही चले, ठीक है, मे बी, नॉट श्योर, बट अगर चला ऐसा केस हुआ, अगर ऑनलाइन चलता है तो आपको मशीन कुछ आता है ये लगना चाहिए कि आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अदरवाइज लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीजें इधर उधर की करते हो, मोबाइल यूज करते हो, ये कर, लेकिन आप ओवरऑल यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है तो इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो आपको मशीन तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। एंड आई एम मेकिंग इट रेगुलर प्रैक्टिस, मंडे टू फ्राइडे हमारे 5 लेक्चर कंटिन्यूस होंगे डेली, ठीक है। टाइमिंग मोर और लेस 11 बजे ही रहेगा। आज वो कुछ वेबिनार वगैरह था कॉलेज का, डिपार्टमेंट का, इसलिए चेंज किया। अगर कॉलेज का चेंज आता है तो हम चेंज करेंगे, अदरवाइज एवरी डे आवर क्लासेस विल बी एट 11। हम लोग चेंज नहीं करेंगे, मंडे टू फ्राइडे रखेंगे क्लासेस, तो मेक दिस टाइम फ्री, और आप अपना सब रेडी रहो हमेशा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देखो, तो अब ऐसे थोड़ा सा हमारे लेक्चर्स 30-40 हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि रियल में हाँ मुझे कुछ आता है, मशीन्स वगैरह आता है। एक्चुअली लास्ट सेमेस्टर में हमारा काफी कुछ छूट गया था, डीसी मशीन्स वगैरह हमारा ऑनलाइन ही हुआ था। स्टार्ट तो किया था हमने बहुत अच्छा, बीच में ब्रेक मिल गया था। आई थिंक दिस बोर्ड इज विजिबल टू एवरीबडी, बोर्ड क्लियरली विजिबल है ना, बोर्ड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बोर्ड में क्लियरिटी दिख रही है ना, तो मैंने थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर किया है। हेलो, बोर्ड वॉइस, हाँ क्लियर है ना? क्या मैंने बहुत सारा वर्कआउट किया, मैं 3-4 दिन से यही कोशिश कर रहा था कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले क्लास लेने का। मुझे वो रिकॉर्डिंग मैंने कल एक डाला था, आप लोगों ने देखा क्या उसमें? लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही है कंप्यूटर में, लेकिन यूट्यूब में डालने के बाद उसकी क्वालिटी खराब हो जा रही है, थोड़ी वॉइस भी कम हो जा रही है और पिक्चर भी थोड़ा सा खराब हो जा रहा है। तो वो ना हो, दैट आई विल सी। अब इसका भी मैंने रिकॉर्डिंग किया है, मे बी अगर ये रिकॉर्ड हो जाए तो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। आपको पता है ना यूट्यूब में कहाँ देखना है? हेलो, सबको पता है ना लिंक? मैं वैसे लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। Shall we stop here? I think so। हमें रोज रहना है, रोज पढ़ना है, रादर देन मैं 2-4 घंटे पढ़ा वो बेकार है, एग्जॉस्ट हो जाओगे। एवरी डे हाफ एन